1857 की क्रांति और भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था। दोस्तों, आज हम इन दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति में इस टॉपिक की क्या भूमिका रही है और क्यों भारत के अंदर इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हुआ है। दोस्तों, अगर मैं भारत के अंदर भू राजस्व व्यवस्था की बात करता हूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पहले भारत के अंदर मुगलों का राज था। तो उस समय भी सबसे बड़ा राजस्व वसूली का एक ही मुख्य स्रोत था, वो था भू राजस्व यानी कि भूमि का कर। दोस्तों, उस समय पर जब मुगलों का शासन था तो उस समय पर भूमि पर किसानों का अधिकार होता था और जो भी फसल होती थी उसका एक हिस्सा सरकार को दे दिया जाता था यानी कि राजा को दे दिया जाता था और बाकी जो हिस्सा था वो खुद किसान के पास रहता था और उसके पास उसका जमीन का मालिकाना हक भी होता था। परंतु जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो उसको बहुत ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार करना होता है और उसको सुदृढ़ीकृत बनाना होता है। और दोस्तों, जब आप विस्तार करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर धन की आवश्यकता के लिए भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे ऐसी प्रथा चलाई, बहुत सारी राजस्व वसूलने की ऐसी जो व्यवस्था थी उनको चलाई, जिससे अंग्रेजों के पास बहुत ज़्यादा राजस्व इकट्ठा हो सके और वो कंपनी का भारत के अंदर विस्तार कर सके। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और थी कि उस समय जब हम अंग्रेजों गुलाम थे सन 1700 और 1800 के बीच में, जो अमेरिका था वो भी ब्रिटेन का उपनिवेश था और उस समय अमेरिका ब्रिटेन के उपनिवेश से अलग हो जाता है, यानी कि जो ब्रिटेन अपना उपनिवेश था अमेरिका उसको खो देता है। तो उसके लिए अब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी अहम चीज़ हो जाती है कि किस तरीके से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करें और साथ साथ भारत के अंदर वो अपने वर्चस्व को कैसे कायम करें। तो दोस्तों, उसके लिए उन्होंने भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रथा चलाई जिनसे छोटे किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ और उनसे उनकी ज़मीन का मालिकाना हक भी छीना जाने लगा। अगर वो टाइम पे टैक्स दे दिए तो ठीक है, अगर टाइम पे टैक्स नहीं देते थे तो उनसे उनकी ज़मीन का। दोस्तों, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक संधि होती है और उस संधि में शाह आलम द्वितीय स्थायी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार उड़ीसा की दीवानी दे देते हैं, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी परमानेंट उनको दे देते हैं और उसके बदले उनको 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों, जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्थायी रूप से दीवानी चली जाती है तो यहाँ पर अंग्रेज अब विभिन्न प्रकार की प्रथाएं लागू करते हैं। किसके लिए? भू राजस्व वसूलने के लिए। तो आज हम उन्हीं सभी प्रथाओं के बारे में पढ़ेंगे और उससे देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों के साथ मिलकर भारत के छोटे किसानों का शोषण किया और उसके बाद किस तरीके से उनकी ज़मीनों को उनसे बेदखल कर दिया और बाद में यही छोटे किसान तिराई होकर 1857 की क्रांति के रूप में ये होने वाले विद्रोह को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कुछ प्रथाएं थी जो अंग्रेजों ने भारत में चलाई। इजारदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा, मालवाड़ी पद्धति, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर मैं इजारदारी प्रथा की बात करता हूँ तो इसको 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने लागू किया था। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें 5 वर्ष के लिए ठेका छोड़ा जाता था और वो ठेका क्या था? यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो भी सबसे ज़्यादा राजस्व वसूली की बोली लगाता था उसी को वो ठेका छोड़ दिया जाता था। यहाँ पर हुआ क्या कि बहुत सारे लोग आते थे, जो भी सबसे ज़्यादा राजस्व वसूली के लिए बोली लगाता था उसको ठेका दे दिया, लेकिन ये निश्चित नहीं करा कंपनी ने कि वो आगे से छोटे किसानों से या मझले जो किसान थे, जमींदार लोग थे, उनसे कितना टैक्स वसूलेगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, अंग्रेजों को जितना उन्होंने बोली लगाई थी उतना टैक्स मिल दे दिया जाता था, लेकिन आगे से जो बड़े जमींदार लोग थे, जो ठेकेदार लोग थे, वो छोटे किसानों से बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर टैक्स वसूलते थे। ठीक है, और अगर टैक्स नहीं देते थे तो उनको उनकी ज़मीन से भी बेदखल कर दिया जाता था। अब आप खुद सोचो कि अंग्रेजों ने तो यहाँ पर टैक्स वसूल लिया, जो जितना उनको चाहिए था उनको मिला,
परंतु छोटे किसान जो थे उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं थी, वो बड़े जमींदार लोग उनसे अपने हिसाब से यहाँ पर टैक्स वसूलते थे। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो अंग्रेज थे, जो कंपनी थी, उसके राजस्व में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, लेकिन साल दर साल यह वृद्धि अस्थिर होती चली गई। यानी कि कभी टैक्स बढ़ गया, कभी टैक्स घट गया, कभी लगान आया ज़्यादा, कभी कम आया। तो इस वजह से इस व्यवस्था में ये नुकसान था, और इसके बदले बाद में इस व्यवस्था को 5 साल की जगह 1 साल कर दिया गया। ठीक है, तो आपको इसमें 2-3 पॉइंट याद रखें। पहला ये है कि कब लागू हुई थी, 1772 में। किसने लागू की थी, ये वारेन हेस्टिंग ने लागू की थी। व्यवस्था क्या थी, इसमें 5 साल के लिए बोली लगती थी, जो सबसे ज़्यादा बोली छोड़ता था उसी को वो ठेका दे दिया जाता था। लेकिन नुकसान क्या था कि आगे ये निश्चित नहीं किया था कि आप छोटे किसानों से कितना यहाँ पर टैक्स वसूलोगे, तो वहाँ पर ये मनमानी करने लगे, और धीरे धीरे जो बड़े जमींदार थे वो छोटे किसानों के ऊपर अपना हक जमाने लगे, यानी कि अपना वर्चस्व बनाने लगे। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और इसी दिक्कत को सोल्व करने के लिए दूसरी व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई, जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट आप ध्यान रख लेना। एक तो यही है कि ये 5 वर्ष के लिए छोड़ी जाती थी, और सबसे अधिक बोली लगाने वालों को ये ठेका छोड़ दिया जाता था। इसमें जो वसूली थी वो अस्थिरता आई, क्योंकि आगे निश्चित नहीं था कितना लाना है कितना नहीं, तो कभी कम कभी ज़्यादा इस तरीके से आ जाती थी। 1777 में इस व्यवस्था में 5 वर्ष की अवधि से घटाकर इसको कितना कर दिया गया, 1 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और इस व्यवस्था का मुख्य दोष क्या था, प्रतिवर्ष नए नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक लगान वसूलते थे और उनका उनका शोषण करते थे। इसी के बदले अब आगे चलते हैं स्थायी बंदोबस्त 1790 ईस्वी में। ठीक है, 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इस व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी या लगान वसूली का अधिकारी होता था वो जमींदार को ही माना जाता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूमि का स्वामी या लगान वसूली का अधिकारी, ठीक है, वो जमींदार को ही माना जाता था। ठीक है, और इसी वजह से इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था कहा गया। आगे चलेंगे, 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदल के स्थायी कर दिया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्थायी बंदोबस्त। इसमें होता क्या था, इसमें लगान वसूली का 11 में से 10 हिस्से 11 में से 10 हिस्से कंपनी के पास जाते थे, और एक हिस्सा किसान के पास रहता था। ये आपको ध्यान रखना है, ये निश्चित कर दी गई थी इस व्यवस्था में। तो आपको ध्यान रखना है, 10 भाग कंपनी के पास और एक भाग किसान के पास, यानी कि जमींदार के पास रहता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और बनारस के प्रखंड तथा उत्तरी कर्नाटक में इसको लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 19% भाग सम्मिलित था। यानी कि जो उस समय ब्रिटिश कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन जितना क्षेत्रफल था, उस सभी क्षेत्रफल का 19% इस व्यवस्था में लागू किया गया। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका एक अधिकार पैतृक एवं हस्तन्य था। जब तक वो एक निश्चित मात्रा में सरकार को लगान देगा तब तक वो भूमि का मालिक बना रहेगा, परंतु जैसे ही वो लगान देना बंद करेगा उससे उसका मालिकाना हक छीन लिया जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये वाला पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों खुद सोचो कि कितना बड़ा यहाँ पर किसानों के साथ शोषण हुआ। आगे चलेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना जाता था। अगर वो टाइम पर लगान देता है एक निश्चित मात्रा में जो कंपनी द्वारा लागू की गई है, तो वो कंपनी का मालिक बना रहता था। परंतु अगर उसने कंपनी के द्वारा बताए गए लगान को नहीं भरेगा तो उससे उसका मालिकाना हक छीन लिया जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, और इस व्यवस्था को जो किसान थे, किसान के साथ साथ आम लोगों को भी इस व्यवस्था में जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम पड़ा रैयतवाड़ी व्यवस्था। और दोस्तों यह रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक जो थे वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1792 ईस्वी में पहले कर्नल रीड के द्वारा इसको 12 महल में लागू किया गया था, परंतु बाद में 1820 में यह व्यवस्था साउथ इंडिया में लागू गई और खासकर कहाँ, मद्रास, आज के समय में क्या बोलते हैं उसको, चेन्नई, वहाँ पर इसको लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई और 1858 में यह व्यवस्था पूरे संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्र में लागू की गई। इसमें ब्रिटिश भूभाग का लगभग 51% भाग शामिल था और इस व्यवस्था को 30 वर्षों तक लागू किया गया और इस व्यवस्था में लगभग 1/3 जो लगान की दर थी वो निश्चित की गई। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इस व्यवस्था का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि जो बीच में बिचौलिए होते थे उन बिचौलियों की समाप्ति करना था, ताकि किसान उनको सीधा लगान दे सकें। इससे पहले अगर मैं इजारादारी प्रथा की बात करता हूँ तो वहाँ पर बीच में कौन था, ठेकेदार था। वो अपने मनमानी तरीके से किसानों से लगान वसूलता था और जितना अंग्रेजों से तय किया उतना भरता था, बाकी अपने पास रखता था। तो धीरे धीरे इस व्यवस्था में जो किसान थे उनको शोषण हुआ, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो बिचौलिया का सिस्टम था उसको ख़त्म करने की यहाँ पर कोशिश की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस व्यवस्था में बहुत ज़्यादा जो छोटे किसान थे उनका शोषण हुआ, क्योंकि जो जमींदार लोग थे, जमींदार लोग उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स यहाँ पर वसूल क्या करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस व्यवस्था में सरकार में रैयतों अर्थात किसानों से सीधा संपर्क किया। अब रैयतों को भूमि का मालिकाना हक तथा कब्जेदारी अधिकार दे दिया गया था। वे व्यक्तिगत रूप से सरकार को स्वयं लगान देने के लिए उत्तरदायी थे। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य आय में वृद्धि करने के साथ साथ बिचौलियों के यानी कि जमींदारों के वर्ग को समाप्त करना था। ठीक है, आगे पढ़ें दोस्तों। महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का अर्थ होता है गांव। थोड़ा इसको समझ के चलना। महाल का अर्थ क्या होता है, गांव। यानी कि गांव का जो भी प्रधान या गांव का जो भी मुखिया होता था उसको सभी गांव के किसानों का लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया था। और वो क्या काम करता था, जो गांव का मुखिया है, प्रधान होता था, महाल का गांव, महाल का मतलब अर्थ गांव ही होता है, तो महाल या क्षेत्र का जो भी मुखिया होता था वो सभी लोगों से टैक्स लेता था, लगान लेता था और वो सीधा कंपनी को दे देता था। ठीक है, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने उस मुखिया को ये भी अधिकार दे रखा था कि अगर कोई भी किसान समय पर लगान नहीं देता या वो लगान नहीं देता, ठीक है, तो उसको उसकी ज़मीन से बेदखल कर देने का भी अधिकार था। तो यहाँ पर हुआ क्या है, जो साहूकार लोग थे, जो छोटे जमींदार लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, वो भी धीरे धीरे जमींदार बनने लगे, क्योंकि जो भी किसान टैक्स देने में बेचारा असमर्थ हो जाता था, यानी कि किसी की फसल सही नहीं होगी तो उसने टैक्स नहीं दिया, और जब टैक्स नहीं देगा तो उसको उससे ज़मीन छीन ली जाती थी और वो ज़मीन सीधा किसके पास चली जाती थी, जो व्यापारी लोग थे, ठीक है, साहूकार लोग थे, जो ज़मीन। अब देखो यार, जब किसी की ज़मीन में फसल ही नहीं होगी अच्छे से तो वो क्या काम करता, अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर, साहूकार जो होते थे उस समय जो ब्याज पे पैसा देते थे उनके पास अपनी ज़मीन गिरवी रख के उनसे पैसा ले लेते थे और बाद में वो पैसा उनको दिया नहीं जाता था, क्योंकि कंपनी को टैक्स भी देना है, अपना घर का पालन पोषण भी करना है। तो इस वजह से दिक्कत यहाँ पर आने लगी और नए नए जो लोग थे वो धीरे धीरे जिम्मेदार बनने लगे। ठीक है, इतनी पावर इनको दे दी गई थी। दोस्तों, इस व्यवस्था का जो सूत्रपात क्या था वो होल्ट मैंकाजी के द्वारा सन 1819 में किया गया था, लेकिन इसको सही रूप से जो लागू किया गया वो रेगुलेशन 7 के तहत 1822 ईस्वी में लागू किया गया। इसे लॉर्ड हेस्टिंग ने मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब में लागू करा और इस व्यवस्था के अंदर लगभग 30% भूमि आई। इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त इस पूरे गांव या महाल मतलब गांव में जमींदारों या उन प्रधानों के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से पूरे गांव या महाल का प्रमुख होने का दावा करते थे। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर होता था। मुखिया या महाल प्रमुख को यह अधिकार था कि वह लगान न अदा करने वाले किसान की भूमि से बेदखल कर दे। ठीक है, ये पॉइंट थे। आगे करें, इस समुदाय के सदस्य अलग अलग या फिर संयुक्त रूप से लगान की अदायगी कर सकते थे। सरकारी लगान को एकत्र करने के प्रति पूरा महाल या क्षेत्र सामूहिक रूप से जिम्मेदार था।
ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। महाल के अंतर्गत छोटे व बड़े सभी स्तर के जमींदार आते थे। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% भाग सम्मिलित था और इस व्यवस्था में प्रारंभ में लगान की दर कुल उपज का 80% रखी गई थी। अब आप खुद सोचो कि 100% में से 80% कंपनी के पास चला जाता था, 20% में किसान भी था और जो उनके ऊपर जिम्मेदार लोग बैठे हैं वो भी थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो छोटे मझले किसान थे उनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ और जब शोषण होगा तो एक हल्की सी चिंगारी बनेगी, धीरे धीरे वो चिंगारी एक विस्फोट का रूप लेगी और वो फिर बाद में विस्फोट फट जाता है। तो वही हुआ 1857 की क्रांति में। 1855 इसमें पुनः सहारनपुर नियम के अनुसार लाल डलहौजी ने लगान की दर 50% निश्चित कर दी। इस प्रकार कंपनी में भू राजस्व उगाही के लिए विभिन्न कृषि व्यवस्थाओं को अपनाया। इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे कंपनी का मूल उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व वसूलना था, ये वाला पॉइंट, न कि किसानों के रत्ती भर के भलाई के लिए कार्य करना था। इसी कारण धीरे धीरे भारतीय कृषि व्यवस्था चौपट हो गई और भारतीय किसान बर्बाद हो गया। इस व्यवस्था का परिणाम कृषकों के प्रतिकूल रहा। इसी के परिणाम स्वरूप 1857 ईस्वी में विद्रोह में इस व्यवस्था से प्रभावित बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति विफल हुई थी तो उसमें एक सबसे बड़ा कारण क्या था? भारत के अंदर बड़े जमींदारों का, साहूकारों का, व्यापारियों का साथ न देना, क्योंकि वो अंग्रेज की इन सभी व्यवस्थाओं से खुश थे। क्यों खुश थे भैया? आपको पता चली गया होगा। या अपने मनमानी तरीके से उनसे टैक्स लेते थे, ठीक है, अपना वर्चस्व कायम करते थे और जो साहूकार और व्यापारी लोग थे वो अंग्रेजों को यहाँ पर अपनी जब साथ नहीं दिया तो 1857 की क्रांति यहाँ पर फेल हो गई। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।